अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे पास ये कोई तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व 10 कूलम प्रति मीटर है और इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो हो सकता है इस क्वेश्चन को सुनकर आप थोड़ा सोच में पड़ जाएं कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसको कैसे करेंगे। तो आज इसी बात को जानने के लिए आज हम एक डेरिवेशन करेंगे। अगर हमारे पास कोई तार है और उस तार से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। 12 फिजिक्स में डेरिवेशन सीरीज के अंतर्गत हम लोग डेरिवेशंस यानी सूत्रों का निगमन पढ़ रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने अपने 12 डेरिवेशन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 13वां डेरिवेशन पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत। ये हमारा चौथा डेरिवेशन है। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि अगर हमारे सामने अनंत लंबाई का कोई तार है और वो तार एक समान रूप से आवेशित है, यानी चार्ज उसकी सतह पर फैला हुआ है, उससे कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जो कंपटीशन एग्जाम है उससे भी इससे न्यूमेरिकल आते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। जैसा कि हमने बोर्ड पे हेडिंग लगा रखी है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तार की लंबाई कुछ भी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकती है, मतलब परिमित से लेकर अपरिमित, यानी फाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट। तार की लेंथ चाहे कुछ भी हो और इस तार से कुछ दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी, और वो भी किसकी सहायता से, गॉस के नियम से। यानी आप गॉस के नियम का उपयोग करेंगे हम इसमें, और इसकी वजह से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना बनेगा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसको करेंगे। हेडिंग में लिखा है अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि तार जो है हमारा वो अनंत लंबाई का है, और अनंत लंबाई के तार को देखो हमने इस तरह से बनाया है, इधर इधर डॉट डॉट कर लिया। इसका मतलब लंबाई इसकी आगे ऊपर भी गई है और इधर भी गई है। और इस तार को हमने जो आवेश दिया है Q, और वो Q आवेश है, इसका टोटल चार्ज हमने Q मान लिया है, और Q आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से फैला हुआ है। लिखा हुआ है एक समान रूप से आवेशित है, मतलब चार्ज जो है वो पूरी सतह पर डिस्ट्रीब्यूट है, समान, यानी एक जैसा। अब क्या बताना है, इस तार के निकट किसी बिंदु पर तीव्रता। तो तार कैसा होता है, तार मेरा होता है बेलनाकार। तार की जो शेप होती है वो बेलन के जैसा होता है, ये बेलनाकार है इस तरह का। तो इससे कुछ दूरी पर, तो हमने यहाँ से मान लिया, इससे कुछ दूरी पर वो डिस्टेंस हमने मान ली r। दूरी को जनरली हम r मानते हैं, आप x मान सकते हैं। तो स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर हमने एक बिंदु माना हमने P। इस P बिंदु पर हमें इस तार की वजह से, इस पर जो आवेश है इसकी वजह से यहाँ पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, हमें वो बतानी है। यानी इस P बिंदु पर हमें बतानी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हमारी E, और ये सदिश राशि है तो उस पर वेक्टर आएगा, यानी E वेक्टर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमारा जो हेडिंग है, जो हमारा टारगेट है वो ये है, ये कोई अनंत लंबाई का तार है जो एक समान रूप से आवेशित है। इससे कुछ दूरी पर, वो दूरी हमने r मानी है, इस r दूरी पर एक बिंदु हमने ये P ले लिया। इस P बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ये निकालेंगे। अब जब हम गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम लगाते हैं तो जो भी हमारा आवेश है वो परिबद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिबद्ध होना चाहिए, मतलब वो घिरा होना चाहिए किसी आकृति से, किसी क्षेत्रफल से, किसी एरिया से घिरा होना चाहिए। अब अभी तक हम लोग जो गॉस की प्रमेय लगा रहे थे तो उसमें हमारे सामने जो आवेश था वो बिंदु के आकार का था, बिंदु आवेश था। अब बिंदु का जो साइज होता है वो मेरा एक तरह का गोल होता है, तो हम एक गोला मान ले रहे थे जिसको हम कह रहे थे गॉसियन गोला। लेकिन ये जो तार है वो बिंदु के आकार का नहीं है, तार की जो आकृति है, तार की जो शेप है वो बेलनाकार है, तार बेलनाकार होता है इस तरह का। तो इस वजह से इस तार पर जो आवेश है प्लस जो बटा हुआ है इस पर, इसको परिबद्ध करने के लिए, घेरने के लिए हम इसके चारों ओर एक बेलन को मानेंगे, एक बेलन की कल्पना करेंगे जिसको हम कहेंगे गॉसियन बेलन। तो ये जो आवेश इस तार पर बिखरा हुआ है, बटा हुआ है, वितरित है, ये उसके अंदर आ जाएगा। इसके चारों ओर हम एक बेलन की कल्पना कर लेंगे। इसी तार को, ये तार जो है वो बेलन की अक्ष पर आ जाएगा इस तरह से बीच में। तो चलिए हम एक बेलन यहाँ पे मान ले रहे हैं। ये तार है जिससे दूरी पर, r दूरी पर जो बिंदु P है, यहाँ से हमने क्या किया है, इसके चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या का एक बेलन मान लिया इस तरह का। r डिस्टेंस इधर है, नहीं इधर भी इतनी डिस्टेंस पर इस बेलन की त्रिज्या है वो r है। एक बेलन की कल्पना कर ली, और इस बेलन को हम गॉस के नाम पर ही कह देते हैं गॉसियन बेलन। क्या बोल देते हैं, गॉसियन बेलन या गॉसीय बेलन।
इस तरह से ये हमारा हो गया गॉसियन बेलन। अब आप ये देखिए, वैसे तो तार की लंबाई है अनंत, ये ऊपर भी गया और नीचे भी गया है, लेकिन इस गॉसियन बेलन के अंदर जो हमारी तार की लंबाई आ रही है वो इतनी आ रही है। इस लंबाई को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतनी लंबाई को हमने मान लिया स्मॉल एल। क्या मान लिया? स्मॉल एल। यानी जो बेलन है इसकी ऊंचाई कह लें या इसकी जो लंबाई है ये एच, हाइट है इसकी, वो उस लंबाई को हमने क्या मान लिया? एल। देखिए तार की जो लंबाई है वो हमारी अनंत है, तार ऊपर भी गया है और इधर नीचे तक है, यानी अनंत डिस्टेंस तक गया और अनंत दूरी तक गया है। लेकिन हमने जो गॉसियन बेलन माना है इसमें हमारी जो तार की लंबाई है यानी हमारे तार की जो ऊंचाई है वो हमारी कितनी आ रही है? एल। चलिए ये हमारा गॉसियन बेलन हो गया, गॉसियन बेलन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पी बिंदु पर, ये पी बिंदु है, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा वो तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये बता सकते हैं इस पी बिंदु पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा इसकी दिशा किधर होगी, हमें दिशा की जरूरत पड़ेगी। तो हम जानते हैं धनात्मक आवेश से वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक आवेश से दूर की ओर होती है। अब ये प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश से पूरी सतह पर फैला हुआ है, तो प्लस आवेश की वजह से बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो इधर की ओर होगी, मतलब उससे दूर की ओर, इधर की ओर। देखिए बेलन में दो तरह के पृष्ठ होते हैं, एक ये ऊपर और नीचे, इसे कहते हैं समतल पृष्ठ या सपाट पृष्ठ, ये फ्लैट सरफेस, ये वाले और ये वाले। और एक ये होता है, इसे हम कहते हैं वक्र पृष्ठ या कर्व्ड सरफेस। तो देखें यहाँ पर ये जो ऊपर और नीचे आप देख रहे हैं ये जो बेलन है इसके समतल पृष्ठ है, और जो आप ये देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये इसका वक्र पृष्ठ है यानी कर्व्ड सरफेस है। तो हमने क्या माना है, जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का, इसका सूत्र हम जानते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है मेरा 2πr/h। वैसे 2πr/h होता है, इस हाइट को हमने l माना है तो इस केस में हमारा हो जाएगा 2πr/l। देखिए बेलन के ये वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h, इस वक्र पृष्ठ का, तो h की जगह इस बेलन की लंबाई, गॉसियन बेलन की लंबाई हमारी l है, तो सूत्र a वक्र पृष्ठ का होगा मेरा a = 2πr/l। ये तो इसकी बात हुई। अब हम जब भी गॉस की प्रमेय लगाते हैं तो हम क्षेत्रफल सदिश लेते हैं यानी एरिया वेक्टर लेते हैं। तो हमने क्या माना है, इसके वक्र पृष्ठ पर, यहाँ पर वक्र पृष्ठ पर एक छोटा सा भाग ले लिया क्षेत्रफल का, ये वाला, और इस क्षेत्रफल को हम कह रहे हैं dA। क्या बोल रहे हैं? dA। अब ये क्षेत्रफल सदिश जिसको हम कह रहे हैं एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो हमारा तल के लंबवत होता है। तल के कैसा होता है? लंबवत होता है। तो अगर इस छोटे से क्षेत्रफल की बात करें तो इस छोटे से क्षेत्रफल पर जो एरिया वेक्टर की जो दिशा होगी, डायरेक्शन होगी dA वेक्टर की, वो ऊपर की ओर होगी। किधर होगी? ऊपर की ओर, इस तरह से। अब इस पर, इस एरिया वेक्टर पर, इस पॉइंट पर हम देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? तो हम जानते हैं पूरे पर ये धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उससे दूर की ओर है, यानी इस केस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। अब आप ये देखिए dA वेक्टर ऊपर है और E वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो हमारा थीटा = यहाँ पर कितना बन रहा है? 90 डिग्री। कितना बन रहा है? 90 डिग्री। यहाँ पर हम देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है और जो हमारा एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश है, वो तल के लंबवत है, वो ऊपर की ओर है, तो इस वजह से थीटा कितना बन रहा है यहाँ पर? 90। और हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में, अगर हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश के बीच में कोण 90 अंश का हो, यानी दोनों परस्पर लंबवत होते हैं, तो यहाँ से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो कहने का मतलब इस वाले पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसका मान कितना होगा? 0 होगा। इस बात को हम अभी इसमें लिखेंगे। ऐसे ही इसमें देखिए, तो हमने क्या किया है, ये जो वक्र पृष्ठ है, सॉरी ये जो समतल पृष्ठ है वो नीचे की ओर है, ये वाला नीचे है, तो इसमें भी हमने क्या किया, छोटा सा भाग यानी उसका छोटा सा टुकड़ा, पूरे क्षेत्रफल का छोटा सा टुकड़ा ये ले लिया हमने dA, ये हमारा dA, ये छोटा सा भाग क्षेत्रफल का सूक्ष्म अवयव है, सूक्ष्म खंड है। अगर हम इसकी बात करें क्षेत्रफल सदिश की, एरिया वेक्टर की, तो वो तल के लंबवत होगा। अब ये फ्लैट सरफेस है, समतल पृष्ठ है, इसकी दिशा नीचे की ओर है, तो इस केस में यहाँ पर जो dA वेक्टर है उसकी दिशा नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर। अब इस पर हम बिंदु P अगर यहाँ मान सकते हैं, कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पर है, इस बिंदु पर हम देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, तो आप देख सकते हैं ये आवेश हमारा प्लस है, धनात्मक आवेश से तीव्रता की दिशा उससे दूर की ओर होगी, यानी इस केस में E वेक्टर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारी इधर है और एरिया वेक्टर नीचे है। एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, यहाँ भी कोण कितना बन रहा है? 90 अंश, यानी यहाँ भी थीटा = मेरा कितना है यहाँ पर? 90 डिग्री। अब आप ये देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है
और क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर नीचे है। यहाँ भी कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो कहने का मतलब यहाँ भी जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो 0 होगा। तो इस बेलन की बात करूं मैं, इस गॉसियन बेलन की बात करूं तो ऊपर और नीचे जो इसके दो समतल पृष्ठ हैं ये वाले इनसे निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो हमारा 0 होगा। क्यों 0 होगा? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। थीटा का मान जब 90 लगाएंगे तो ई ए कॉस 90 बनेगा। कॉस 90 0 होने की वजह से ये वाला और ये वाला यानी दोनों सतह से जो फ्लक्स निकलेगा वो हमारा 0 निकलेगा। फिर हम फ्लक्स कहाँ से निकालेंगे, फ्लक्स कैसे निकलेगा? तो इसके लिए हमारा एक पृष्ठ और बचा है, ये जिसको हम कह रहे हैं वक्र पृष्ठ, जिस पर हमने बिंदु P लिया है। तो इसका छोटा सा भाग क्षेत्रफल का ये वो है हमारा डी ए वेक्टर क्षेत्रफल सदिश, सूक्ष्म भाग है डी ए। अब हम बात करें डी ए वेक्टर की क्षेत्रफल सदिश की, तो उसकी दिशा किधर होगी? ये होता है हमेशा इस पृष्ठ के लंबवत। अगर वक्र पृष्ठ की बात करें, इस तरह से ये बेलन रखा हुआ है तो इसके लंबवत मतलब इधर की ओर होगा। यानी इस केस में बिंदु P पर जो एरिया वेक्टर है उसकी दिशा इधर की ओर होगी। अब आप ये देखिए, गौर करें, यहाँ पर ई वेक्टर हमने पहले ही पता कर लिया। यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर है और डी ए वेक्टर जो क्षेत्रफल सदिश है वो भी इधर की ओर है। तो हम कह सकते हैं इस केस में ई वेक्टर और डी ए वेक्टर यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और हमारा क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर एक ही दिशा में। जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो इनके बीच में बनने वाला कोण जो होता है वो मेरा 0 डिग्री है, कोण बनता ही नहीं है। तो कहने का मतलब इस केस में बिंदु P पर जो इसके वक्र पृष्ठ पर है, कर्व सरफेस पर बिंदु P है, इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर दोनों एक ही दिशा में होने की वजह से इनके बीच में कोण का मान होगा 0। कोण 0 है तो इसका मतलब फ्लक्स 0 नहीं होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा इंटीग्रेशन ई ए कॉस थीटा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो कुल मिला के यहाँ से हम फ्लक्स निकालेंगे इस पृष्ठ से। तो जो हमें वैद्युत फ्लक्स मिलेगा वो केवल और केवल गॉसियन बेलन के इस वक्र पृष्ठ से मिलेगा, इन दोनों समतल पृष्ठ से नहीं मिलेगा। इस बात को हमें लिखना पड़ेगा कि हमारे जो दो समतल पृष्ठ हैं ये वाला और ये वाला, इन दोनों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। कारण हमने बता दिया, हम उसको लिखेंगे भी यहाँ पर। और फिर हम यहाँ पर जो फ्लक्स निकालेंगे वो इसके वक्र पृष्ठ से इस वाले पृष्ठ से निकालेंगे, और वो भी किसकी सहायता से? गॉस के नियम की सहायता से। सुने, अब हमने थोड़ी लैंग्वेज लिखी है कि माना हमारा ये अनंत लंबाई का आवेशित तार है जिस पर एक समान रूप से आवेश बिखरा हुआ है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। और एक चीज, इस तार की लंबाई, तार में लंबाई होती है, चौड़ाई ना के बराबर है, तो हम तार की केवल लंबाई को कैलकुलेट करते हैं इसमें। तो तार की लंबाई की वजह से तार का जो हमारा रेखीय आवेश घनत्व है वो हमारा लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा। इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया है। जब आप इसका नोट्स बनाएं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैंने वही लिखा है, माना अनंत लंबाई का सीधा एक समान रूप से आवेशित तार है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है और तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इस तार पर जो आवेश है इसको परिबद्ध करने के लिए, घेरने के लिए एक बेलन की कल्पना की है बिंदु P से। इसको हम कह रहे हैं गॉसियन बेलन। इस बात को लिखने के बाद हम अपनी लगाएंगे गॉस की प्रमेय और इस P बिंदु पर जो तीव्रता कितनी होगी उसको निकालेंगे। चलिए, तो हमने क्या किया है वो लिखने के बाद आप इधर लिखेंगे, माना हमने क्या किया, बिंदु P से, माना बिंदु P से स्मॉल r त्रिज्या के एक गॉसियन बेलन, या इसको कह सकते हैं गॉसीय बेलन, हिंदी में गॉसीय बेलन, इंग्लिश में गॉसियन सिलेंडर, गॉसीय बेलन की कल्पना की। और जब भी हम गॉस की प्रमेय लगाते हैं तो हमें एक पृष्ठ चाहिए होता है, एक सरफेस चाहिए होती है जिसी को हम लोग कहते हैं गॉसियन बेलन या गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन कल्पना की। अब सुनिए, सबसे पहले आप ये लैंग्वेज उसका वर्णन लिखेंगे, फिर आप ये डायग्राम बनाएंगे। बनाने के बाद अब हम यहाँ से इसको कर रहे हैं, हमारा टारगेट वही है, हम गॉस की प्रमेय लगाएं और इस P बिंदु पर कितनी तीव्रता होगी उसको निकालें। तो चलिए लगा रहे हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय से बहुत आसान है डेरिवेशन, ध्यान दें जरा। गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय हम लोगों ने पढ़ रखी है, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स फाई ई है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई है वो बराबर होता है अंदर रखे आवेश का 1/ε0 गुना, यहाँ ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, ये कांस्टेंट है, इसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्यों? वो आवेश है
जो इस पर परिबद्ध है, यानी इस तार पर कितना टोटल आवेश है उस आवेश को हमने Q मान लिया। अब फ्लक्स की परिभाषा से हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इजुकल टू, चल रहा है इधर मेरा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसका ये फॉर्मूला होता है, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, वैद्युत फ्लक्स को दर्शाते हैं फाई ई से। फाई ई इजुकल टू होता है इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, यानी किसी दिए गए क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो वैद्युत रेखा इनकी संख्या को हम लोग फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। इसका यहाँ पे फॉर्मूला खोल दिया मैंने। एक फॉर्मूला हम लोग और जानते हैं वेक्टर से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजुकल टू मेरा होता है ए बी कॉस थीटा। जब ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, उसी आधार पर ई डॉट डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो हमने वेक्टर के अनुसार इसको खोल दिया है, ये बनेगा मेरा ई डी ए कॉस थीटा और इजुकल टू आरएचएस में ये तो चल रहा है मेरा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थीटा का मान हम लोग जानते हैं, बिंदु P पर थीटा का मान कितना है, 0 है। क्यों 0 है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उधर है और क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर भी उधर है। तो इस केस में थीटा जो कोण है E और DA के बीच का वो हमारा 0 है, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे। क्या आएगा देखते हैं, इंटीग्रेशन E DA कॉस थीटा का मान 0 डिग्री है यहाँ पर, इजुकल टू ये है मेरा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, कॉस 0 का जो मान होता है त्रिकोणमितीय टेबल से हम लोग जानते हैं 1 होता है। तो यहाँ पर पुट करेंगे इंटीग्रेशन E DA कॉस 0 का मान रख दिया मैंने 1 इजुकल टू आरएचएस में तो वही चल रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए 1 का जब हम गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो टर्म है पद वो इतना ही रहेगा, E DA इजुकल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर गौर करें, E है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हमें निकालना है अभी, और DA है उस क्षेत्रफल का छोटा सा हिस्सा, सूक्ष्म खंड, सूक्ष्म अवयव। अब यहाँ जो E होगा वो हमारा एक समान होगा, जो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमारी एक समान होगी। वो इसलिए एक समान होगी, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बिंदु हमने माना है वो इस गौसीय पृष्ठ पर है, जो गौसीय बेलन पर है, और गौसीय बेलन पर हम किसी बिंदु पर यहाँ 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 चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो समान रहती है। गौसियन पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा लंबवत होती है और प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र समान होता है। देखिए तो तीव्रता और हम वैसे भी निकाल सकते हैं, देखिए एक और है, अगर हम आवेश इसको Q मान लें, R दूरी पर बिंदु P है, तो इसमें किसी बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। K कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट, Q आवेश भी फिक्स है, R इस P बिंदु की दूरी, बेलन की त्रिज्या समान होगी, तो पृष्ठ पर आप बिंदु P कहीं ले लें, सबके लिए R का मान एक जैसा ही होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं इस पृष्ठ पर बिंदु P आप कहीं भी ले लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक, सभी के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी वो समान आएगी। समान का मतलब वो निश्चित होगी, कांस्टेंट होगी, और जब कोई राशि कांस्टेंट होती है, नियतांक होता है, तो उसको हम समाकलन से बाहर लिख लेते हैं। इस बात का हमें यहाँ पर रीजन देना पड़ेगा, चूंकि E का मान नियत है, E का मान होती है तो उसको हम बाहर कर देते हैं, इसलिए हमने क्या किया है, E को समाकलन, इस E को समाकलन से पहले लिख दिया, यानी यहाँ लिख दिया E इंटीग्रेशन, यहाँ रह गया मेरा DA और इक्वल टू RHS में चल रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देख, समाकलन और अवकलन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो कहने का मतलब एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, तो हम इसको पहले भी कर चुके हैं, समाकलन से अवकलन खत्म हो जाएगा, तो DA का समाकलन ओनली A रह जाएगा। इसके बाद आप इधर आ जाएंगे, यानी इस स्टेप के बाद आप इधर आएंगे, सुनना, इस स्टेप के बाद आप उधर पहुंचेंगे, ये समाकलन और ये अवकलन का चिन्ह है, समाकलन और अवकलन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो ये खत्म हो जाता है, समाकलन से अवकलन कैंसिल हो जाएगा, कह सकते हैं हम DA का समाकलन ओनली A रह जाएगा। यहाँ अगर DX होता तो उसका समाकलन ओनली X रह जाता, DY होता तो उसका समाकलन Y रह जाता। तो देखिए इधर बचा है मेरा E इंटू समाकलन से, इस समाकलन से अवकलन खत्म हो गया, तो DA का समाकलन बचा ओनली मेरा A और इक्वल टू यहाँ चल रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखें E इंटू A, एरिया हम जानते हैं इसका, वक्रपृष्ठ जो होता है कर्व सरफेस का, वो मेरा होता है 2 पाई R H। अब H हमारे लिए L है, तो इसका हो जाएगा 2 पाई R L। तो यहाँ पर A की वैल्यू पुट की मैंने, A की वैल्यू है हमारी 2 पाई R L और इक्वल टू, एक चीज़ और देखें, हम लोग जानते हैं जो हमारा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का जो सूत्र होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है Q अपॉन L। देखिए आवेश घनत्व को दर्शाते लैम्डा से, यानी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ से हम Q का अगर मान निकालें पक्षांतर करके, तो Q इक्वल टू लैम्डा L हो जाएगा।
Q इक्वल टू मेरा हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। तो इक्वल टू देखिए इधर Q का मान हमने लैम्डा में कन्वर्ट कर दिया है, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देख सकते हैं हम इस L से इस L को काट सकते हैं। 2 पाई आर बचा यहाँ पर, 2 पाई आर यहाँ पर गुणा में, इसको भाग में भेज दो तो यानी ये बचा मेरा E इक्वल टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो लिखा ही था, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो लिखा ही था। 2 पाई आर जो इधर गुणा में है पक्षांतर कर दिया, वो इधर आ गया मेरा 2 पाई आर भाग में। किस में आ गया? भाग में। अब हम कर क्या रहे हैं, इस एप्सिलॉन नॉट को पाई के साथ लिख दे रहे हैं, 2 पाई के साथ। तो E इक्वल टू मेरा आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। कुछ नहीं किया, एप्सिलॉन नॉट को 2 पाई के साथ लिख दिया। तो ये जो सूत्र निकल के आया आपके सामने, किसी अनंत लंबाई के तार से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो तीव्रता E इक्वल टू होता है मेरा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आप देख रहे हैं जो भी हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस आवेश पर निर्भर नहीं कर रही है। इस सूत्र में कहीं भी क्यों नहीं आ रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर डिपेंड कर रही है? रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा पर और उस दूरी पर। यानी दूरी अगर आप कम मानेंगे, दूरी कम मानेंगे तो तीव्रता ज़्यादा होगी, दूरी ज़्यादा मानेंगे तीव्रता कम होगी। देखिए उल्टा रिलेशन है व्युत्क्रमानुपाती का, दूरी का मान कम होगा तो तीव्रता ज़्यादा होगी। ये कॉमन सी बात है, अगर ये तार है इससे कुछ दूरी पर तीव्रता कम होगी, दूरी जितनी ज़्यादा होगी तीव्रता उतनी कम होगी। अब यहाँ पर ये समस्या आती है, इसका डेरिवेशन तो यही है। इसको हम न्यूमेरिकल में जब करते हैं तो फिर हमारे सामने 2 का मान, पाई का मान लगाइए, एप्सिलॉन नॉट का मान लगाइए, फिर एप्सिलॉन नॉट का मान लगाने के बाद गुणा कीजिए, फिर भाग कीजिए, तो कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाती है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी RHS में, किसमें? RHS में, मतलब इधर की ओर RHS में हमने क्या किया, 2 का गुणा कर दिया 2 का भाग। RHS में 2/2 यानी 2 का गुणा 2 का भाग करने पर, देखिए जब 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे तो क्या बनेगा, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये तो लिखा था, हमने क्या किया, अपनी तरफ से 2 का गुणा किया 2 का भाग किया। गणित में ऐसा हम कई बार करते हैं, सूत्र बनाने के लिए 2 का गुणा 2 का भाग करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या हो जा, 2 का गुणा 2 से होकर 4 बन जाएगा ये। तो चलिए इसको लिख रहे हैं E इक्वल टू, और 2 को मैंने लैम्डा से पहले लिख दिया 2 लैम्डा अपॉन, देखिए 2 का जब 2 से गुणा होगा 2 दूनी कितना बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 2 का 2 से गुणा कर दिया 4 हो गया पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर चल रहा है इनटू आर। अब देखिए इसको थोड़ा हम इंटरचेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, मान है आपका E इक्वल टू, इसके बाद आप इधर आ जाएंगे E इक्वल टू, देखो मैंने इसको ऐसे लिखा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अलग कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अंश में हमारा 2 लैम्डा तो 2 लैम्डा अपॉन, हर में यहाँ बचा है मेरा R तो R। तो ये आ गया मेरा किसी अनंत लंबाई से, अनंत लंबाई का तार अगर आवेशित है उससे कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R। अब ये हमारा कूलम्ब्स कांस्टेंट है, इसकी पूरे की वैल्यू हम लोग जानते हैं, न्यूमेरिकल में लगा देते हैं 9 × 10⁻⁹, और इसको हम K भी बोल सकते हैं। K जो हमारा कूलम्ब्स कांस्टेंट है वो मेरा होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बन जाएगा मेरा E इक्वल टू, इसको मैंने क्या कर दिया K, 2 को मैंने पहले लिख दिया 2, ये बन गया मेरा K, 2K, ऊपर बचा मेरा लैम्डा और अपने नीचे क्या बचा R। तो हम इस फॉर्म को याद रखते हैं, E इक्वल टू 2K लैम्डा अपॉन R। 2 तो कांस्टेंट है, K है कूलम्बियतांक, इसका मान ये होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, और लैम्डा है उस तार का रेखीय आवेश घनत्व, और R है उस तार से दूरी बिंदु की कितनी है। तो किसी अनंत लंबाई का तार अगर वो समान रूप से आवेशित है तो उससे कुछ दूरी पर तीव्रता आपको निकालनी है, तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं।